हेलो टू एवरीवन। आज हम सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या आज सीआरपीसी की सीरीज़ भी क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। एक हमारी आईपीसी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आज हम सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसका क्या है, पहला वीडियो है। तो हम आज सीआरपीसी के बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, सीआरपीसी के बारे में जानेंगे, क्यों ये ज़रूरी है ये जानेंगे, अगर सीआरपीसी नहीं हो तो क्या हो ये थोड़ा जानेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी क्या है? आपका एक प्रोसीजर लॉ है, एक प्रक्रियात्मक विधि है, एक प्रक्रिया बताता है। आपको किस चीज़ की प्रक्रिया बताता है कि अगर कोई अपराध हो गया तो उसके बाद में क्या। जैसे कि ए है, ए ने बी का मर्डर कर दिया या फिर ग्रीवियस हर्ट कर दिया या फिर कुछ भी ऑफेंस कर दिया जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो उसके बाद में क्या अपराध हो गया? अपराध क्या हो गया? मर्डर हो गया। ये आपको किसने डिफाइन किया? सब्सटेंटिव लॉ ने डिफाइन किया। सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी ने डिफाइन किया कि भाई ये अपराध हो गया है मर्डर और इसकी ये है पनिशमेंट। इसके बाद में आपको जो सब्सटेंटिव लॉ है वो कुछ भी नहीं बताता है कि अपराध हो गया, अपराध का ये नेचर है, इसकी ये पनिशमेंट है, इसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलता है आपको सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ ये बताता है आपको पूरा का पूरा कि गिरफ्तार कौन करेगा। गिरफ्तार पुलिस ऑफिसर किया, उसके बाद में क्या होगा, आप उसको कोर्ट लेके जाओगे या घर लेके जाओगे, पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करोगे, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, कौन सा ऑफिसर करेगा। महिला को अगर गिरफ्तार करना हुआ कि कोई ऑफेंस है जो कि महिला ने किया तो आप क्या करोगे, कोर्ट में कब लेके जाओगे, कोर्ट में जाओगे तो चार्जेस फ्रेम, जो ट्रायल्स होगी वो किस प्रकार से होगी, जो जजमेंट मिलेगा वो क्या होगा। ये सारे की सारी प्रक्रिया आपको कौन बताता है? सीआरपीसी बताता है। और आपको आईपीसी क्या बताता है? केवल ये बताता है कि ये अपराध हो गया। अगर मैं किसी घर में जाके कोई सामान उठा लाता हूँ विदाउट उसकी परमिशन से, विदाउट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो मैंने क्या कर ली है? चोरी कर ली है। तो आईपीसी ने क्या बताया कि आपने चोरी कर ली है और उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? 3 साल है। इसके बाद में आपको आईपीसी कुछ भी डिफाइन नहीं करता है कि आपको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं बताता है। उसके बाद में आती है सीआरपीसी की एंट्री, जो आपकी सीआरपीसी क्या करती है? पूरी हेल्प करती है और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी प्रोसीडिंग करते हुए उसको आगे तक आप कोर्ट तक लेके जाते हो। तो वो प्रक्रिया कौन बताता है आपको? सीआरपीसी बताता है। सीआरपीसी को चालू करने से पहले हम थोड़ा एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। शिवजीत सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी, AIR 2010। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये बताया गया जो सीआरपीसी है वो क्या है? एक मैकेनिज्म है। किस चीज़ का? एक प्रोसीजर है। सीआरपीसी इज द मैकेनिज्म फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव जस्टिस। मतलब जो भी कोई सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें अगर अपराध हुआ है तो उसमें आपको सीआरपीसी क्या करवाता है? जस्टिस प्रोवाइड करवाता है। दोनों में से एक बंदे को तो जस्टिस मिलना ही मिलना है। तो सीआरपीसी क्या है? एक मशीन है, एक प्रक्रिया है जो आपको क्या करती है? जस्टिस प्रोवाइड करवाती है। ये चीज़ बताई गई आपको शिवजीत सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी में। आपको ये बताया गया इसके बारे में कि अगर प्रोसीजर लॉ नहीं होगा, अगर सीआरपीसी नहीं होगा तो आईपीसी का कोई मतलब ही नहीं है। अपराध हो गया ठीक है, पर आगे क्या करना है? आगे तो आपको सीआरपीसी बता रहा है। पूरी पूरी हेल्प कौन कर रहा है? सीआरपीसी कर रहा है। कोर्ट तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? सीआरपीसी कर रहा है। उसको गिरफ्तार करने का काम कौन कर रहा है? सीआरपीसी कर रहा है। तो अगर कोई प्रोसीजर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? सब्सटेंटिव लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बिल्कुल सेंसलेस हो जाएंगे ये। अब हम ये जान लेते हैं कि हम 2 वर्ड डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजर लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लॉ को 2 भागों में डिवाइड किया हमने, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हमने क्या बोला? मौलिक विधि। और प्रोसीजर को क्या बोला अपन ने? प्रक्रियात्मक विधि। ये क्या करता है? आपके राइट्स और ड्यूटीज़
को डिफाइन करता है, आपके अधिकार आपके कर्तव्य को बताता है आपको। कौन? सब्सटेंटिव लॉ, जैसे कि आईपीसी हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टीपी हो गया। ये क्या बताएंगे आपको? केवल राइट्स और ड्यूटीज़ बताएंगे कि भाई ये तो आपके राइट्स है और ये ड्यूटीज़ है, और अगर कोई अपराध हो गया है तो उसकी ये पनिशमेंट है। प्रोसीजर लॉ क्या बताता है आपको? इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को क्या करता है? ये इन्फोर्समेंट करता है, पूरा का पूरा इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन पूरा कौन करेगा? आपका प्रोसीजर लॉ करेगा। किस चीज़ को? सब्सटेंटिव लॉ को। कि अपराध हो गया तो उसके बाद की जो भी प्रोसीडिंग है लास्ट तक, एंड तक, मतलब पूरी की पूरी पिक्चर को कौन लेके जाएगा? प्रोसीजर लॉ लेके जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ये कौन होते हैं? प्रोसीजर लॉ होते हैं। तो हमने बेसिक इसमें डिफरेंस देख लिया है, और ये हमने थोड़ा सा और वीडियो बना रखा है आईपीसी के, हमारे जो सीरीज चल रही है उसके अंदर भी। यहाँ पे हमने हल्का सा इसको समझ लिया है कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजर लॉ क्या होता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं सीआरपीसी में। तो हमने ये जान लिया है कि सीआरपीसी क्या है, ज़रूरी क्यों है। अगर सीआरपीसी नहीं होगा तो कोई भी अपराध होगा तो आपको जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रक्रिया है ही नहीं। तो सीआरपीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ आईपीसी के लिए नहीं, और सभी लॉ के लिए, सभी क्रिमिनल लॉज के लिए जो कि फोर्स में हो, और आपको क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। तो सीआरपीसी हर एक एक्ट की पूरी हेल्प करता है। सीआरपीसी हमें दे क्या क्या रहा है? तो सीआरपीसी हमें देता है पार्ट 7। पार्ट 7 को हम डिवाइड करते हैं चैप्टर 37 के अंदर, और 37 चैप्टर्स को हम डिवाइड करते हैं 484 सेक्शंस के अंदर। और शेड्यूल कितने मिलेंगे हमको? यहाँ पे 2 मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 7 है, चैप्टर 37, सेक्शंस 484 एंड शेड्यूल 2। अब यहाँ में हम 2 शेड्यूल्स की भी बात कर लें तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। जो भी अपराध है उनका क्लासिफिकेशंस आपको डिफाइन करता है फर्स्ट शेड्यूल। जैसे कि अगर कोई भी अपराध हुआ 7 साल से अधिक, 7 साल से अधिक एलआई भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, इस प्रकार का कोई भी अपराध होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा। और जो अपराध कॉग्निजेबल होता है वो अपराध क्या होता है? बेलेबल होता है। ये क्या है? इसका नेचर है। कोई भी अपराध 7 साल से अधिक है, एलआई है, डेथ है, उस प्रकार के अपराधों को हम क्या बोलते हैं कि ये अपराध क्या है? कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है। और जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं। और ऐसे अपराधों का विचारण कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। अगर कोई भी अपराध 3 साल से अधिक है और 7 साल से कम है तो ऐसे अपराधों को भी हम क्या बोलेंगे? कॉग्निजेबल बोलेंगे और नॉन बेलेबल बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे अपराधों का विचारण कौन करेगा? JM1 करेगा। जो अपराध बिलो 3 इयर्स है, 3 साल से छोटे हैं, ऐसे अपराधों को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉग्निजेबल बोलेंगे। और जो अपराध नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो अपराध क्या होते हैं? बेलेबल होते हैं। और ऐसे अपराधों का विचारण कौन करेगा? एनी मजिस्ट्रेट। फर्स्ट शेड्यूल देख लिया हमने, 7 साल से अधिक है, 3 to 7 है, और बिलो 3 इयर्स है। हमने यहाँ देखा है कि अगर इस प्रकार कोई अपराध होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कोई अपराध कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है? और अगर अपराध हुआ है तो उसका विचारण हम कहाँ जाएंगे? कौन सी कोर्ट के पास जाएंगे हम सबसे पहले कि हमारा ये मैटर को सुनो साहब? तो ये आपको बताता है फर्स्ट शेड्यूल। एंड सेकंड शेड्यूल आपको क्या बताता है? 56 फॉर्म के बारे में, प्रारूप के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, कि 56 तरीके के फॉर्म मिलेंगे आपको सीआरपीसी के अंदर, जो डे बाय डे
कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में काम आते हैं, जैसे किसी को समन देना है, वारंट देना है, ये आपकी बैरेट्स के अंदर आपको लास्ट में भी मिल जाएंगे। कितने फॉर्म्स हैं? 50